हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। तो आप पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा जो भी नए हैं वो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स और हर एक लेक्चर होने के बाद उसके अगले दिन मैं वहाँ पे एमसीक्यू पोस्ट करता हूँ बेस्ड ऑन द लेक्चर। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या आता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया? एक सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है हमारी कंट्री को कैसे गवर्न करना है। ठीक है, ये हो गया अभी कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर तो दे, लेकिन वो पावर क्या ऐसी होनी चाहिए भैया? लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पिछले पिछले लेक्चर्स में मैंने समझा दिया, वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर अभी देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि भैया दल के बदलते दौर के अनुसार हम उसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, यानी उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए क्या उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आगे भी चल के खैर पता चलेगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है फॉर्म में, लेकिन यूनाइटरी है स्पिरिट में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। ठीक है, उसमें से भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, इस बेसिकली इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? क्योंकि भैया इसने इस अमेंडमेंट ने वेरियस पार्ट्स में क्या किए, वास्ट अमाउंट में क्या किए, अमेंडमेंट की गई है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस इसने क्या किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए, और वो भी वेरियस पार्ट्स में किए गए। ठीक है, उसके बाद देखो भाई अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके बाद देखो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो अंडर आर्टिकल 368 के अंडर आर्टिकल 368 हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम अल्टर नहीं कर सकते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ नहीं है। ठीक है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी भैया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इवॉल्व की गई है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जो फर्दर एडवांस करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद देखो भाई ऐसे एक केशवानंद भारती केस हुई थी 1973 में। वो क्या कहती है? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि constituent power of parliament under article 360 does not enable it to alter the basic structure of the constitution। ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट है हमारा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अल्टर नहीं कर सकता या फिर रिफिल नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 368। ये कहा गया है केशवानंद भारती केस 1963 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खाली इतना ही ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट अभी यहाँ पे पढ़ा है ना मैंने, वो डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, अभी चलेंगे आगे। ये केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर भी आपका बहुत अच्छे से शुरू होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक लेक्चर्स में क्या करेंगे, हम आपको एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बता देंगे। ठीक है, हो सके तो बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी जैसे जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे ये चैप्टर्स आपका अपने आप कवर हो जाएगा, और फिर इस चैप्टर को पढ़ने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली आपको अपने आप को समझ में आ जाता है कि भाई ये बेसिक फीचर्स है, ये बेसिक फीचर्स नहीं, ये साइलेंट फीचर्स है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर चालू करते हैं। अभी देखो देखो भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया वो लीनियस है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले एक ध्यान में रखना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे है भैया? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं कैसे कि एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है भाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से जस्ट अ सेकंड, देखो एक रहेगा भाई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा रहेगा भाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है भैया रिटर्न भी है और सबसे लीनियस भी है। लीनियस यानी बहुत सारे प्रोविजंस उसमें ऐड किए गए होंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई थीसिस आप लिखते हो और उसमें बहुत सारे इन डेप्थ में प्रोविजंस अगर डालते हो तो वो क्या हो जाएगा भैया? लीनियस हो जाएगा। या फिर अगर कुछ मैथ का एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हो और हर एक मेथड बहुत अच्छे तरीके से आप लिख रहे हो, ऐसे यानी बहुत लेंदी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा भाई? लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया? रिटर्न है और लेंदिएस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो यानी हम कह सकते हैं कि लेंदिएस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा एक। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, यानी
बेसिकली लीनियस्ट क्यों है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है भाई, इलेबोरेट है और बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है, बहुत डिटेल तरीके से हर एक चीज़ इसमें मेंशन की गई है, इसलिए ये क्या हो गया भाई, लीनियस्ट बन गया। लेकिन लीनियस्ट किस वजह से बना, तो भाई हम 4 फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स भैया, एक तो भाई जियोग्राफिकल फैक्टर। अब जियोग्राफिकल फैक्टर कैसे कंसिडर कर सकते हैं, एक सेकंड, ओके चलो। जियोग्राफिकल फैक्टर कैसे कंसिडर कर सकते हो भैया, कि हमारी कंट्री जो है क्या है भाई, बहुत वास्ट है, एक्सपांड बहुत बड़ा है भाई सबसे पहले। और उसके अलावा हमारे कंट्री में क्या है भाई, बहुत सारी डाइवर्सिटी, वेरियस कास्ट कम्युनिटीज के लोग हैं, ठीक है, उनके अनुसार भी बहुत कुछ हमको यानी मैनेज करना पड़ा है, ठीक है। ये तो ये हुए भाई जियोग्राफिकल फैक्टर, यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। और क्या है भैया, और हमारी कंट्री बहुत वास्ट भी है। हिस्टोरिकल फैक्टर देखो भाई, हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या कहता है भैया, कि इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935, यानी जो हम बेसिकली क्या थे भैया, हम थे ब्रिटिश की कॉलोनी, ठीक है। जो राइट्स हमें वहाँ पे दिए गए हुए नहीं थे, यानी हमने क्या किया है, हमारे एक्सपीरियंस से गेन भी किया है कुछ ना कुछ। कॉलोनी जब थे, हम देखा है कि क्या है भाई, क्या नहीं है, ठीक है। कैसे जुल्म हो रहे हैं भाई, कैसे कास्ट में बहुत सारे क्या है उसमें डिस्पैरिटीज थी भाई, उस हिसाब से भी हमने क्या किया, उस डिस्पैरिटीज खत्म हो, इनइक्वालिटी खत्म हो, उस हिसाब से भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा हुआ है, ठीक है। हिस्ट्रिकल फैक्टर्स भी है भैया। उसके अलावा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो है भाई, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या किए, लिए हुए है। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस कहाँ से आए हैं भैया, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक जियोग्राफिकल फैक्टर है भाई, दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर है। उसके बाद भाई सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, यानी हम हमारे यहाँ पे जो भी इंडियन है उसके लिए, उनके लिए भाई इसे एक सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। इसलिए भी क्या हो गया भैया, वो वास्ट हो गया, लेंदी हो गया, यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडिया में कोई भी टेरिटरी में अगर कोई इंसान रहता है तो भाई उसे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा है भाई, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद भाई डोमिनेंस, और जैसे कि आपको पता है पहले लेक्चर में हमने बात की थी, जो भी क्रिटिसिज्म था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या था भाई, लॉयर और पॉलिटिशियन का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, ठीक है। तो बेसिकली डोमिनेंस है यहाँ पे लीगल लुमिनरीज का, क्या है भाई, जो भी बहुत बड़े दिग्गज दिग्गज नेता थे उनके भी क्या थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनका डोमिनेंस था, ठीक है। लॉयर बहुत ज़्यादा थे, पॉलिटिशियंस थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया भाई, इसमें भी थोड़े बहुत जो टर्मिनोलॉजी है लीगल लुमिनरीज होने के कारण बहुत ज़्यादा ऐसी टर्मिनोलॉजी ऐड की गई और बहुत इन डेप्थ में ऐड की गई भाई, उसकी वजह से भी क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीनियस्ट हो गया। बहुत से ऐसे वर्ड्स भी है जैसे साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, एम्बिगस है, एम्बिगस यानी भाई एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं इनके, तो हम जो कॉमन इंसान है समझ सकते हैं कि भाई इसको नहीं समझ सकते, बेसिकली समझ में नहीं आते साइंटिफिक टेम्पर क्या है करके, ठीक है। ऐसे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत ज़्यादा ऐड की गई है, उसके उस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया वो क्या हो गया, लिंगिस्ट हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली आर्टिकल्स थे भाई 395 और 22 पार्ट्स थे और शेड्यूल थे भैया 8। ये अब बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अब ओरिजिनली अगर बात की गई, ओरिजिनली इतने थे, ठीक है। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन अगर देखें तो अभी आर्टिकल्स है भाई 470, वो भी पार्ट्स है 22 और शेड्यूल है भैया 12, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ये वाला पोर्शन डायरेक्टली कहाँ पे आ जाता है भैया, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे भाई, ओरिजिनली आर्टिकल थे 395, कितने थे भैया, ओरिजिनली आर्टिकल 395 थे। पार्ट्स कितने थे भैया, पार्ट्स थे 22, शेड्यूल कितने थे भैया 8। अब प्रेजेंट में अगर बात करें तो कितने हैं भैया, प्रेजेंट में आर्टिकल है भाई 470, 25 पार्ट्स है भाई और 12 शेड्यूल है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है भैया, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, लेंजियस एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया भाई लेंजियस एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखो भाई सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है भाई हमारा सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल कंटेन नहीं करता है, अभी डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या रहेंगे उसके बारे में भी दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल तो है ही है, उसके साथ डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए गए हैं कि किस तरह से स्टेट को एडमिनिस्टर करना है, किस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी को एडमिनिस्टर करना है, किस तरह से ट्राइब ट्रिब्यूनल रहेंगे उसके एडमिनिस्टर का, ऐसे बहुत सारे है जो है ना इन डेप्थ में दिए गए हैं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस बहुत डेप्थ में दिए गए हुए और बहुत डिटेल में
दिए गए हैं, इस वजह से भी लेंथीएस्ट हो गया भाई, ये आप कह सकते हो। बेसिकली आप कह सकते हो कि अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है, ठीक है, यानी हमारे वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अदर को वर्ल्ड के अदर जो बेसिकली वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज है, ठीक है, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया था वो भी प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हुए हैं, यानी जो प्रोविजंस अदर कंट्रीज ने छोड़ दिए थे वो हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में डाल दिए है। इस वजह से भी क्या हो गया भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट हो गया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा माफ कर दीजिएगा। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ में आ गया भाई, रिटन है और लेंथीएस्ट है, क्यों है वो भी समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मैं ऐसी, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 2000 जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको तो पता ही होगा, ठीक है। टिल 2019 2019 तक क्या था भाई भैया, ये स्टेट था, ठीक है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत, अंडर द आर्टिकल 370 इट हैज ए स्पेशल स्टेटस, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था भाई, अपना फ्लैग था, ठीक है, आर्टिकल 370 के अंतर्गत। खाली इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। लेकिन 2019 में क्या हो गया भैया, इसका बेसिकली स्टेटूट छीन लिया गया, ठीक है। स्टेटूट छीन लेने के बाद ये क्या बन गया भाई, उनको जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक बांट दिया भाई लद्दाख, ये भी यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किस यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर में है या लद्दाख में है, ये आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही ध्यान में रखना, ठीक है, कि 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर क्या था भैया, एक स्टेटूट था, अब उससे बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। किस ऑर्डर से बाइफरकेट किया है वो बता देता हूँ मैं आपको, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019, ठीक है। इस ऑर्डर से क्या किया है भाई, उसको बाइफरकेट किया है, नहीं उसका पार्टीशन कर दिया गया है भाई, लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो भाई जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी क्या है भाई, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 370 पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था, उनका अपना फ्लैग था भाई, और अपना उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी था, ठीक है। तो आर्टिकल 370 के ऊपर एक लाऊंगा मैं लेक्चर, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री आपको अच्छे से बताओ इसके लिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद देखो भाई, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भैया वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने क्या किया है, वेरियस अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, लेकिन उनको एज इट इज एडॉप्ट नहीं किया है। उन्होंने जो बेसिकली प्रोविजंस है ना, वो क्या किया हमने अपने हिसाब से उनको मॉडिफाइड किया है, अपनी सोसाइटी के हिसाब से उनको क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। लिए है लेकिन एज इट इज नहीं लिए, कुछ प्रोविजंस एज इट इज लिए होंगे, और कुछ में क्या किया है भाई, हमने सोसाइटी के अपने सोसाइटी के अनुसार उनको क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि भैया, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या क्या है भैया, रैंसेकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो भी हमारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से प्रोविजंस हमने छान के लिए, ठीक है। रैंसेकिंग का मतलब ये होता है छान के लेना, ठीक है। क्या ले आए उन्होंने, हमने हमने वो प्रोविजंस छान के लिए रैंसेक किए, ठीक है। तो बेसिकली हम कैसे, उसके बाद देखो हमने क्या किया है भाई, स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया है भाई, हमने स्ट्रक्चरल पार्ट लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। उसके बाद भाई फिलोसॉफिकल पार्ट में आता है भैया फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए भाई, फंडामेंटल राइट्स लिए हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो डीपीएसपी है वो लिया है भाई ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। और पॉलिटिकल पार्ट यानी जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम हम देख रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम हम देख रहे हैं वो हमने लिया है भाई ब्रिटिशर से। क्या लिया है, ब्रिटिश सर से लिया, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया गया हुआ है, ठीक है। ये आप समझ के लेना है यहाँ पे आपको, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने लिया है, जैसे रशिया से लिया है, यूएसएसआर से लिया है, जर्मनी से लिया है, यूएसएसआर रशिया एक ही वही, जर्मनी से लिया है, कनाडा से लिया है, फ्रांस से भी बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं, वह फर्दर हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये खाली इतना ध्यान में रखना है आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो प्रोविजंस थे वो हमने एज इट इज करके एडॉप्ट नहीं किए गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर सोसाइटी
सोसाइटीज नीड, हमने उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया है, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया है, फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और देखो भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इफेक्ट है तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए भाई, इसी पार्ट से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिए हुए है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। चलो फिर, और देखो भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमने क्यों अडॉप्ट की गई है, क्योंकि जैसे हमको पता था कि हम क्या, पता नहीं, हम क्या थे भैया, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, और ब्रिटिशर्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेल थी, ठीक है, प्रिवेलेंट थी। और उस चीज़ का क्या था भाई, हमें, हमारे जो बेसिकली लोग थे, ठीक है, उस वक्त उनको एक्सपीरियंस आ चुका था पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का उतने बेसिकली लोग नोन भी नहीं थे, और वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता था शायद, ठीक है। वो बाद में प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हम अच्छे से लेक्चर्स कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो, ठीक है, हमने ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस है। उसके बाद है कोई ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रिजिड यानी क्या होता है भाई, अगर हमें अगर चेंजेस करने हैं, रिजिड यानी क्या होता है, अगर हमें चेंजेस करने हैं तो ये क्या रहेंगी, रिजिड प्रोसीजर रहेंगी, ठीक है। या फिर हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया भाई रिजिड। फ्लेक्सिबल यानी कैसे भाई, हम इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इतने ध्यान में रखना। रिजिड जैसे कि मान लो ना कि अगर आप कहते हैं कि बंदा भाई बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल यानी क्या है भाई, वो कौन सी भी सिचुएशन में क्या कर लेता है, खुद को अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। रिजिडिटी यानी क्या होगा भाई, अडॉप्ट करने के लिए उसको थोड़ा दिक्कत जाती होंगी, तो वो बंदा रिजिड है, ऐसे मान लो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया, सिंथेसिस ऑफ बोथ है, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल है, यानी जहाँ रिजिड होना चाहिए वहाँ रिजिड है, जहाँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहाँ पे फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिजिड यानी क्या होता है भाई भैया, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है कि स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होती है अगर उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट अगर करनी है तो, ठीक है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या हो जाएगा भैया, कि हम ऑर्डिनरी लॉ जैसे, बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ जैसे हम क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, उसी मैनर में क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ जिस तरह से लाया जाता है, ठीक है, उसी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया है भाई, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है भाई, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। यानी दौर के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए क्या तो बेसिकली क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेसिस ऑफ बोथ है, मिक्सचर है रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद देखो भाई, आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या है, अमेंडमेंट्स के टाइप दिए। बेसिकली अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो हम अंडर आर्टिकल 368 कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था, अंडर आर्टिकल 368 वी कैन नॉट अमेंड और अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसवानंद भारती केस 1963 में। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स के टाइप्स से भैया दो, एक स्पेशल मेजोरिटी, दूसरी भैया स्पेशल मेजोरिटी हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी यानी क्या होती है भाई, जो भी हमारी लोकसभा है, राज्यसभा, जो भी पार्लियामेंट की, यानी जो भी हाउस में वो बिल जाता है या फिर जो भी रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी 2/3 ऑफ मेजोरिटी प्रेजेंट रहनी चाहिए और उन्होंने वोटिंग करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, मेजोरिटी ऑफ टोटल। सबसे पहले तो देखो, जैसे मान लो कि जस्ट एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ है 500, ठीक है। अब मेजोरिटी क्या हो जाएगी भाई इसकी, 250 प्लस 1। 250 प्लस 1 क्या होनी चाहिए भैया, सबसे पहले तो प्रेजेंट होनी चाहिए। अब इसमें से भी 2/3 जो है 251 की, वो भी लोग प्रेजेंट होनी चाहिए और उन्होंने वोटिंग करनी चाहिए। ये हो गई भाई स्पेशल मेजोरिटी। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो भी मेंबर्स रहेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि 545 अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है तो कर लो भाई, 545 की जो भी हो जाएंगे वो, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मेजोरिटी क्या कहती है भैया, स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं मेजोरिटी ऑफ द हाउस क्या होनी चाहिए भैया, प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसमें से भी 2/3 ऑफ मेजोरिटी जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। उसके बाद भाई देखो, स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। अगर कोई फेडरल प्रोविजन अगर रहता है, अगर उसको अमेंड करना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तब, ठीक है। जो भी फेडरल प्रोविजन है, और यहाँ पे मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि लोकसभा की राज्यसभा की स्ट्रेंथ, और वो आंकड़ा लेके बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई, स्पेशल मेजोरिटी है ना, हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन, जैसे कि मान लो कि भाई कोई फेडरल प्रोविजन है, अगर उसको अगर अमेंड करना है तो सबसे पहले क्या,
वो जो पार्लियामेंट में है भैया वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए भाई। फिर मेजोरिटी ऑफ हाउसेस क्या होनी चाहिए भाई, प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसमें से भी 2/3 ऑफ मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद वो बिल जाएगा भैया स्टेट्स के पास। ठीक है, और स्टेट्स में से जो भी हमारे, जैसे मान लो कि 28 स्टेट्स है, चलो मान लो, ठीक है, 28 स्टेट्स में से हाफ ऑफ स्टेट्स जो है मुझे 14 स्टेट्स ने उसको रेटिफाइड करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गई भैया, एक अमेंडमेंट के टाइप, ये हो गई भाई स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा हो गया भाई स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन। उसके अलावा एक सिंपल मेजोरिटी भी रहती है। ठीक है, लेकिन ये जो सिंपल मेजोरिटी से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है भाई अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो नहीं आता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई भी चेंजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किए जाते हैं तो अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आता है। ये आप ध्यान में रखना, जैसे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 2 एंड 3। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, ये आर्टिकल 2 एंड 3 आपको समझ में आ जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब खाली फीचर्स देख रहे हैं तो उतना ही ध्यान में रखो, पर्टिकुलर चैप्टर्स है इन पे सब, जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं फीचर, इन सब पे क्या है पर्टिकुलर चैप्टर्स है, तो उसमें हम इन डेप्थ में डीक करेंगे। ठीक है, अभी अगर डीक करने के लिए बैठ गए तो प्रोविजंस भी आपको पता नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, समझ में आ गया भाई अमेंडमेंट्स के कितने टाइप्स है, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी एंड हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन, सिंपल मेजोरिटी भी। उसके बाद देखो भाई फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायास, क्या है भाई फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बायास है। ठीक है, उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन्स द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले फेडरेशन यानी क्या होता है समझ के लो आपको, अगर आपको फेडरेशन पता नहीं तो कुछ काम में नहीं आएगा फेडरल फेडरल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो फेडरेशन यानी क्या आता है भाई, जैसे मान लो कि फेडरेशन क्या है भाई, पॉलिटिकल सिस्टम है। क्या है फेडरेशन, क्या है एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है, यूनाइटिंग स्मॉलर स्टेट्स प्रोविंसेस। ठीक है, इन स्मॉलर स्टेट्स एंड प्रोविंसेस साथ में आके एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म करते हैं, उसे कहा जाता है फेडरलिज्म। उसे क्या कहा जाता है, सॉरी फेडरेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई ये जो फेडरेशन है ना, इनके दो टाइप्स रहते हैं। ठीक है, अब दो टाइप्स नहीं कैसे रहते भाई, टाइप्स है तो उसमें से बता दो, होल्ड जस्ट अ सेकंड। ठीक है, देखो भाई होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक क्या ध्यान पे रखना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखते हैं। ठीक है, मान लो कि भैया ये कोई कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट स्टेट्स है। अब क्या हो गया, ये डिफरेंट स्टेट्स साथ में आ गए और इन्होंने क्या कर लिया भाई, अपना फेडरेशन बनने लिया। ठीक है, और एक कंट्री करके उनको क्या कर लिया इन्होंने, डिक्लेयर करके भाई हम करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है भाई, उसमें डिफरेंट स्टेट्स थे। ठीक है, वो सभी स्टेट्स इकट्ठा आए और इन्होंने क्या किया, एक फेडरेशन फॉर्म किया। क्या किया, फेडरेशन फॉर्म किया, इसलिए उसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, लेकिन इंडिया के सेंस में अगर देखें तो हमारे हमारे इंडिया है और हमारे इंडिया में वेरियस स्टेट्स है। ठीक है, अभी जो स्टेट्स है ना वो इकट्ठा आके इंडिया नहीं फॉर्म हुआ है। ठीक है, वो इंडिया में ऑलरेडी थे। ठीक है, हमने जो स्टेट्स का डिमार्केशन किया है, जो भी डिवाइड किया है हमने स्टेट्स में हमारे कंट्री को, वो क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए किया है, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से उनको क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। तो ये हो गया अभी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, समझ में आ रहा है। यानी मान लो कि बहुत सारे स्टेट इकट्ठा आके उन्होंने एक फेडरेशन फॉर्म कर लिया, तो भाई कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मान लो कि एक कंट्री है लेकिन उसने क्या किया है, अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के बेसिकली अपनी कंट्री को बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर लिया है। किस लिए डिवाइड किया है भाई, कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर कर पाए, उनकी बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाए, उसलिए तो उसे कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो भाई इंडिया जो है ना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो फेडरेशन समझ में आ गई। फेडरेशन क्या है भैया, फेडरेशन एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो फॉर्म होती है वेरियस प्रोविंसेस, वेरियस स्टेट्स, ठीक है, इकट्ठा आके फॉर्म करती है, उसे क्या कहा जाता है भाई, फेडरेशन। फेडरेशन के दो टाइप्स यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन भाई और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया कौन कौन किस में आएगा भाई, होल्डिंग टुगेदर में आएगा। यूएसए किस में आएगा भाई, कमिंग टुगेदर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई फेडरलिज्म करके एक वर्ड मिलेगा आपको, यानी फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म क्या होता है भाई, बेसिकली देखो फेडरेशन यानी क्या है भैया, पॉलिटिकल सिस्टम है। फेडरलिज्म यानी क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है,
फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होती है, पावर जो है गवर्नमेंट्स में डिवाइड हुई होती है। क्या होती है, पावर जो है गवर्नमेंट्स में डिवाइड हुई होती है। अब गवर्नमेंट्स में डिवाइड है नहीं, जैसे मान लो भैया इंडिया है, ठीक है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पावर डिवाइड हुई है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हुई है, ठीक है। अगर फेडरलिज्म अगर आपको बहुत इजी तरीके से अगर ध्यान में रखना है तो आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बस फेडरलिज्म हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। फेडरलिज्म यानी क्या भाई, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो फेडरलिज्म का भी एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें पावर भी डिवाइडेड होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में, ठीक है, इसे भी आप कह सकते हो। या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट में पावर क्या होती है, डिवाइड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई फेडरल फीचर्स वगैरह क्या है, हम आने वाले इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि टू गवर्नमेंट्स है भैया, देखो फेडरल फीचर्स, टू गवर्नमेंट्स है भाई, इंडिया में है, एक सेंटर वाला है, दूसरा स्टेट वाला है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स भैया, सेंटर के क्या पावर्स रहेंगे, स्टेट के क्या पावर्स रहेंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरल फीचर्स है भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है जी भैया, रिटर्न भी है और लेंदियस भी है। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जी हाँ भैया, हमारे देश में अगर कोई सुप्रीम है तो क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी बात करेंगे आगे चल के अपन, ठीक है। जुडिशियरी, जुडिशियरी ने भाई वही कोर्ट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जी हाँ भैया, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है हमारे यहाँ पे, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, ठीक है। जुडिशियरी में कोई हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं भैया, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाई कैमरलिज्म है भैया, ठीक है। बाई कैमरलिज्म यानी क्या होता है, बाई कैमरलिज्म यानी टू हाउसेस होना, क्या होना, टू हाउसेस होना। जैसे कि मान लो हमारा क्या है भाई, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है भैया, राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, बाई कैमरल हो गया, ठीक है। जैसे कि स्टेट है भैया, हमारे स्टेट में भी क्या है, कुछ कुछ स्टेट में दो हाउसेस है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगर मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में नहीं है तो वहाँ पे क्या हो गया भाई, यूनिकैमरलिज्म हो गया, यूनिकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म यानी सिर्फ एक हाउस होना, ये बात आप अब यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। और बाई कैमरलिज्म यानी भैया दो हाउसेस, ठीक है। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ पे राज्यसभा है और लोकसभा है, तो क्या हो गया भाई, बाई कैमरलिज्म हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे सिर्फ क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो क्या हो गया भाई, यूनिकैमरलिज्म, ठीक है, यानी एक हाउस, यूनिकैमरलिज्म, ठीक है। अब देखो भाई ये हो गया हमारे फेडरल फीचर्स। आई होप कि आपको फेडरेशन क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल इन फॉर्म है, दिखने के लिए फेडरल है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की स्पिरिट कैसी भाई, यूनाइटरी है, यूनाइटरी है, ठीक है। ऐसे यूनाइटरी स्पिरिट यानी कैसे भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा होल्डिंग टुगेदर है, ऑलरेडी हमारा इंडिया भाई ऐसा था, ठीक है। अब जो आपको स्टेट दिख रहे हो भैया, हमने कन्वीनियंस के लिए बाकी है उनका डिवाइडेशन, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से उनको क्या करें, उसको एडमिनिस्टर कर पाए, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में आ गया, ओके। तो इसमें क्या है भैया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भले ही वो फॉर्म में फेडरल दिखता हो, लेकिन स्पिरिट क्या है भाई, यूनाइटेड है। चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाओ भाई, वो कहेगा हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ऐसे ही कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसके अलावा फेडरल फीचर्स के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटरी फीचर्स भी है, क्या है, यूनाइटरी फीचर्स, जैसे आप नॉन फेडरल फीचर्स भी कह सकते हो। तो यूनाइटरी फीचर्स क्या है भी, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, चाहे आप भारत के कौन से भी स्टेट में पैदा हो जाओ, ठीक है, आप कहलाओगे सिटीजन्स ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है। सिंगल सिटीजनशिप है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय गवर्नर बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सभी आपको हम जब फर्दर एडवांस करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप खाली सिर्फ आप सुनो, ठीक है। तो फेडरेशन समझ में आ गया भाई आपको, फेडरेशन इन क्या होता है, फेडरलिज्म भी समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि फेडरेशन ये जो वर्ड है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है कि हम जो है इंडिया, वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स किस सेंस में भैया, तो देखो भाई इस सेंस में एक बात तो कि भैया कि हमारा जो इंडियन फेडरेशन बना है वो इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस स्टेट्स। जैसे मैंने आपको कहा है, बताया कि भैया ये अमेरिका है,
ठीक है। अमेरिका में क्या हुआ, वेरियस स्टेट्स इकट्ठा आए और उन्होंने फेडरेशन फॉर्म किया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन है क्या भाई? नहीं, बेसिकली यहाँ पे यही कह रहे कि इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे स्टेट इकट्ठे, ऐसे ऐसे है क्या, महाराष्ट्र इकट्ठा आया, छत्तीसगढ़ इकट्ठा आया, अभी कर्नाटक इकट्ठा आया, मध्य प्रदेश इकट्ठा आया, ऐसे 28 स्टेट्स इकट्ठा आ गए और फिर इंडिया फॉर्म हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, इंडिया ऑलरेडी है भैया। ये जो स्टेट्स है ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। यानी बहुत सारे स्टेट्स इकट्ठा है, उन्होंने अपने बीच में एग्रीमेंट किया और इंडिया फॉर्म हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे कि यूएसए के केस में बहुत सारे स्टेट्स इकट्ठा है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और फिर यूएसए फॉर्म हुआ, ऐसा इंडिया का है क्या? ऐसा इंडिया का नहीं है, इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और सेकंड पार्ट भैया, कोई स्टेट कह सकता है क्या भैया हमें इंडिया में नहीं रहना है, हमें इंडिया से बाहर जाना है, हम इंडिया से अलग हो रहे? ऐसे नहीं कह सकता कोई भी स्टेट, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी नो स्टेट हैज द राइट टू सीसेड फ्रॉम द फेडरेशन, यानी कोई भी हमारे फेडरेशन से अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन है क्या? नहीं, ठीक है। ये दोनों भी फीचर्स जो है ना 1 एंड 2, ये आप कैसे समझ सकते हो? आपको खाली ध्यान में रखना है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे भैया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी क्या हो जाएगा कि हमारा जो इंडिया बना हुआ है वो बहुत सारे स्टेट्स इकट्ठा आके उनके बीच में एग्रीमेंट होके फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। और हमारे स्टेट फेडरेशन में से यानी कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे इंडिया से अलग होना है, ऐसा नहीं कह सकता, उनको बेसिकली हक ही नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो ऐसा ही स्पिरिट है बेसिकली, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो फेडरेशन है, या फिर हाँ कह सकते हैं कि ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल इन फॉर्म है बट यूनाइटरी है स्पिरिट में। क्या है? यूनाइटरी इन स्पिरिट है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वेरियस यानी वेरियस जगह वेरियस नाम से भी बुलाया जाता है, कि जैसे कहा जाता है कि कॉसी फेडरल है। क्या है भैया? फेडरल इन फॉर्म, यूनाइटेड इन स्पिरिट। ये तो समझ गया अभी आपको। तो ऐसे भी कहा जाता है कि कहा गया है किसी व्यवहारिक के द्वारा कि भैया जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है भैया कॉसी फेडरल। कॉसी फेडरल का मीनिंग क्या होता है ये आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो कॉसी फेडरल क्या होता है भाई? कॉसी फेडरल यानी कि एक मिक्स सिस्टम होती है फेडरेशन की। क्या होती है? मिक्स सिस्टम होती है, ठीक है। मिक्स सिस्टम यानी कैसे हो जाएंगी भाई? जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल भी फीचर्स है और यूनाइटरी भी फीचर्स है, ठीक है। यानी इसका मिक्स है, तो ये हो गया भाई, क्या हो गया? कॉसी फेडरल, ठीक है। यानी मिक्स फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनाइटरी, ठीक है। इस मिक्स फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड नॉन फेडरल फीचर्स, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। इससे क्या हो गया भाई? इसे कहा जाता है कॉसी फेडरल। समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है? बेसिकली आप मान जाओ कि भैया सेंटर है, स्टेट है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास है भैया? सेंटर के पास है, ठीक है। ए कॉसी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन द स्टेट्स, ठीक है। बेसिकली सॉरी, a quasi-federal system of government is a combination of federal and unitary features where the central government has more power than the states। समझ में आ गया अभी? तो इंडिया इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉसी फेडरल यानी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कॉसी फेडरल जब भी आपको सुनने को मिलेगा आपको ध्यान में रखना है कि भाई फेडरल फीचर्स प्लस यूनाइटरी फीचर्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सेंटर के पास। बस हो गया भाई कॉसी फेडरल, मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनाइटरी फीचर्स, उसे कहा जाता है भाई कॉसी फेडरल। उसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी है भैया। बार्गेनिंग फेडरलिज्म हम क्या कर सकते हैं? उसके साथ बार्गेन भी कर सकते हैं, बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भैया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जैसे कि आपको पता है सेंटर एंड स्टेट क्या करते हैं भैया? कोऑपरेट करके काम करते हैं, इसलिए इसे कहा गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है। और आयो जेनिंग्स ने कहा है भाई फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। क्या कहा है आयोजेनिक्स ने? फेडरेशन है लेकिन टेंडेंसी कैसी है भाई उसकी? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी बहुत ज़्यादा पावर्स किसके पास है भाई? सेंट्रल के पास है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया फेडरेशन क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है भाई, और हमारा जो इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है आर्टिकल 1 में, ये भी समझ में है। आप यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन ध्यान में रख सकते हो। आई होप कि कॉसी फेडरल भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद एक वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको पता ही है अभी कि हमारी इंडिया में जो सिस्टम है पॉलिटिकल यूनिट जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है भाई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ठीक है। तो बेसिकली देखो भाई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम देख पा रहे हैं हमारी कंट्री में, वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है भाई? ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वर्क करती है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली देखो भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये ऑर्गन्स है, और जुडिशियरी भी कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव यानी जैसे कि जहाँ पे लेजिस्लेट किया जाता है, पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी जो वहाँ पे जाके बैठते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भाई, वो वर्किंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे करते हैं दो ऑर्गन्स के, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। बेसिकली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स है, वो कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं? काम करते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है। क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है। हालांकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी बेसिकली जो ऑर्गन है ना, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इनके कंप्लीटली पावर्स क्या होते हैं भैया? दो ऑर्गन्स के सेपरेट किए गए होते हैं, और कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसे भी आप कह सकते हो। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझ में आ रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या? कोऑपरेट यहाँ पे क्वेश्चंस आता है आपको, ठीक है। तो क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो बेसिकली कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, ठीक है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। हालांकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है भैया कि दोनों के पावर्स का सेपरेशन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहा जाता है भाई? वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि वेस्टमिंस्टर क्या है भाई? लंदन में एक प्लेस है जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है? लोकेटेड है, ठीक है। तो इसलिए वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपके ध्यान में आया होगा। चलो फिर उसके बाद देखो, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश की है, वो खाली कहाँ पे की है? सेंटर पे की है क्या? नहीं, स्टेट पे भी की है। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको स्टेट में भी दिखने मिलेगी और सेंटर में भी दिखने मिलेगी। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है भाई? पीएम है, तो यहाँ पे क्या है भाई? सीएम है। यहाँ पे प्रेसिडेंट है भाई, तो यहाँ पे गवर्नर है भाई, ठीक है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है भाई, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। जब ये पढ़ोगे ना, हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एस्टेब्लिश एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट, यानी स्टेट और सेंटर दोनों जगह पे क्या किया है? हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश की है, ठीक है। अब फीचर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फीचर्स देखो भाई, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है भाई? प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन रहता है भाई? प्राइम मिनिस्टर रहता है, ठीक है। इसे डी फैक्टो कहा जाता है, इसे डे जूरी कहा जाता है, आगे चल के आ जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स क्या है भाई? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव रहेंगे। उसके बाद भाई मेजोरिटी पार्टी रूल, जैसे आपको पता है, जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी भैया वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, इसलिए मेजोरिटी पार्टी रूल भी है। इसके बाद देखो भाई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये भी आगे चल के समझ में आएगा। बेसिकली जो भी एग्जीक्यूटिव रहते हैं भाई, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लेजिस्लेचर को। जैसे कि मान लो कि 5 लोगों की गवर्नमेंट भाई, कोई इशू चल रहा है, ठीक है। अब कोई इशू पे अगर इन 5 लोगों, जैसे मान लो कि 5 लोगों की गवर्नमेंट है, इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, ठीक है। अभी कोई इश्यू है, और इश्यू पे क्या है भैया? ये 5 लोगों की बात होगी, ठीक है, जस्ट मान लो, ठीक है। लेकिन उसमें से जो पांचवा बंदा है, इनके साथ क्या है? अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसके जो ओपिनियन है मैच नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी उसे इनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। इसे कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, वो आगे चल के आपको हम बताएंगे। बेसिकली उस चैप्टर में हम आपको बता देंगे। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। तो क्या है भैया? बेसिकली मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन, सॉरी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, इसे कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चल के आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखो, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। जी हाँ भाई, जो लेजि मेंबर्स है, ठीक है, उनको भाई मेंबरशिप होनी चाहिए लेजिस्लेचर की, ठीक है। तब तक वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये भी आगे चल के आएगा, तब आपको ये फीचर्स अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ना, जैसे मान लो कि आपको भैया एक्सटर्नल मिनिस्टर अगर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेंबर बनना पड़ेगा भाई। चाहे आप इलेक्ट होके आओ या फिर नॉमिनेट होके आओ, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा? उस जो भी पर्टिकुलर हाउस है, फिर पार्लियामेंट का क्या बनना पड़ेगा भाई? मेंबर बनना पड़ेगा। तभी आप क्या हो पाओगे भैया? एज ए एक्सटर्नल मिनिस्टर कर से एक्सटर्नल मिनिस्टर करके इलेक्ट हो पाएगी, या फिर एक्सटर्नल मिनिस्टर की सीट आपको मिल सकती है, ठीक है। चलो फिर आगे देखेंगे। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, आपको पता है भाई,
प्राइम मिनिस्टर की क्या है लीडरशिप है सेंटर में, और सीएम की कहाँ पे स्टेट में। ठीक है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको समझ में आता है। रिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जी हाँ, क्या हो सकता है भैया, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर चल गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो क्या हो सकता है भाई, लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकती है, यानी बर्खास्त भी हो सकती है 5 ईयर से पहले। ये भी आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से कवर होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी खाली पढ़ो। यहाँ पे अगर पूरा अगर बताने के लिए बैठे तो बहुत लेक्चर्स भी खींच जाएंगे, और फीचर्स पढ़ रहे हैं हम, एक इंट्रोडक्टरी फीचर्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, इतना डिफरेंस है, ये बात ध्यान में रखो भाई। ये पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या है भैया, पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है, और हमारे इंडिया में क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। समझ में आ रहा है, इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, और भैया एक बात यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट कैसे भैया, इलेक्टेड है। हाँ, हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन इलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है भैया, हेड ऑफ द स्टेट का है भाई मोनार्की। बेसिकली ब्रिटेन में क्या है भाई, मोनार्की। अब मोनार्की क्या होता है भाई, हेरिडेटरी सक्सेसर आता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि किंग्स है। ठीक है, ये मरने के बाद उसका बेटा आ जाएगा, ये मरने के बाद उसका बेटा बेटी जो भी है वो चलते रहता है। हेरिडिटरी आते हैं वहाँ पे, कैसे आते हैं, हेरिडिटरी आते हैं। हेरिडिटरी हेड है बेसिकली, मोनार्की है। हमारे इंडिया में वैसा ही भैया नहीं है, ये भी एक थोड़ा बहुत डिफरेंस आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद देखो भाई, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, देखो भाई, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लेना है, की लिया है भैया, ब्रिटिश से लिया है। सोवरेनिटी बताया था मैंने अपनी। ठीक है, कि ये भैया क्या है, सोवरियन है। ठीक है, अगर इसको मन मौजी जो भी करना है वो कर सकता है, किसी की परमिशन की इसको जरूरत नहीं, चाहे एक्सटर्नल मैटर हो या फिर इंटरनल मैटर हो। जैसे कि मान लो ये है, अब देखो ये इंटरनल मैटर ने तो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल मैटर में इसको इस सर्कल की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये हो गया फिर डोमिनियन। क्या क्या हो गया भाई, डोमिनियन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, मान लो भाई, इंडिया क्या है भाई, सोवरियन है। क्यों सोवरियन है भाई, कि इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। समझ में आ रहा है, इंडिया के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर में हो या इंडियन मैटर में, उसे इंडिया को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इसे कहा जाता है सोवरेनिटी। ये जो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है हमने ब्रिटिश से लिए, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी हमने कहा से लिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ठीक है, तो बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है भाई वो अमेरिका से आता है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या आर्टिकल 21 में दिया गया है। जब ये स्पेशल प्रोविजन आएगा फंडामेंटल राइट में, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इन दोनों का सिंथेसिस है हमारा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया भाई, इन दोनों का सिंथेसिस लिया है। इन दोनों का सिंथेसिस कैसे लिया गया भाई, तो देखो भाई, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है उसकी कॉन्स्टिट्यूंट पावर का इस्तेमाल करके। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है भैया, ये जो पार्लियामेंट के लॉज है, उन्हें लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन कर ले, किसी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बारे में वॉयलेट हुए, तो उन्हें क्या कहा कर दिया जा सकता है अपना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि भाई सुप्रीमेसी सिंथेसिस है। ठीक है, दोनों का, जुडिशियल सुप्रीमेसी का और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यानी क्या हो जाएगा भैया, कि पार्लियामेंट को किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंट पावर की मदद लेके जो भी पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है भैया, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर मान लो कि बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर कर रहा है, या फिर जैसे मान लो कि भाई फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, तो तब उस सिनेरियो में हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है भाई, उस लॉज को क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो भाई, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भैया, और इंटीग्रेटेड भी। इंटीग्रेटेड इन भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये हो गई भाई इंटीग्रेटेड। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, टॉप है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो सभी बिलो लेवल पे जो उन पे क्या हो जाएगा भैया, लागू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टॉप में मिलेगा, हाई कोर्ट स्टेट में मिलेगा, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो मिलेंगे। ठीक है, तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है भाई, यहाँ पे क्या है हमारे इंडिया में, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, फेडरल कोर्ट है। अगर आपको टॉप मोस्ट है, अगर आखिर में अगर कहाँ पे अपील करनी है आपको, तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ गया भाई फिर आ गया। ठीक है, हालांकि वो डिसीजन में रिव्यू किया जा सकता है खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर नेसेसरी लगता है तो। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट है भाई सुप्रीम कोर्ट।
क्या है भाई, फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, रिट इशू कर सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो अंडर आर्टिकल 32। ये सब भी आपको समझ में आ जाएगा, खाली आप सुनो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। गाइडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, जैसे पता है भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं लॉ अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर वायलेट हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ के लेना है भाई सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, क्या एक वर्ड आएगा आपको पढ़ते पढ़ते, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स यानी क्या होता है भैया कि यूनिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री विद द हाईएस्ट कोर्ट्स, ठीक है, एट द टॉप एंड लोअर कोर्ट्स फंक्शनिंग अंडर द सुपरविजन, अंडर इट सुपरविजन, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ठीक है। इसी को कहा जाता है अभी सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं, ओके चलो हाँ कह सकते हैं बेसिकली यूनाइटेड हायरार्की रहेगी भैया, यानी हम कह सकते हैं कि भैया बाइंडिंग डिसीजंस रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर डिसीजंस आता है तो भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोर्ट है उन पे वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। हाँ हालांकि एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो कि भैया किसी एक स्टेट के हाई कोर्ट का डिसीजन किसी अदर हाई कोर्ट के अदर स्टेट के हाई कोर्ट पे लागू नहीं हो सकता, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। हाँ लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो सभी हाई कोर्ट्स पे क्या हो जाएगा भैया, लागू हो जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि परसिजिव वैल्यू रहती है एक हाई कोर्ट पे। अगर मैं मान लो कि महाराष्ट्र में एक एक्स केस चलती है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल केरला के कोर्ट में कोर्ट किया जा सकता है अगर वही काइंड ऑफ केस अगर सिमिलर रहती है तो भैया महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ऐसे ऐसे किया तो एक परसिजिव क्या करे, परसिजिव वैल्यू रहती है, ठीक है। आप कह सकते हो ऐसे कि वहाँ पे कोर्ट किया जा सकता है कि उसे एक प्रेरणा के स्थान यानी मोटिवेशन ऐसे, हाँ प्रेरणा के स्थान पे नहीं भैया, एक मॉडल है करके ऐसे गृहित यानी कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं भैया अगर महाराष्ट्र में ऐसा हो गया था केरला कोर्ट में, केरला में क्यों नहीं हो सकता ऐसा अगर सिमिलर सीनियर रहता है तो, ठीक है। लेकिन आपको इतना ही ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सभी उसके नीचे के सभी कोर्ट्स पे लागू होंगे और एक हाई कोर्ट का डिसीजन या फिर जो भी रहेगा अदर हाई कोर्ट पे लागू नहीं होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो भाई फंडामेंटल राइट्स क्या है, पार्ट 3 में दिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स क्या होती है, लीगल राइट्स क्या होते हैं, ये सभी सिविक राइट्स क्या होती है, ठीक है। हम सभी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है भाई, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। कैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हो फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, अच्छे से हो जाएगा। ओरिजिनली 7 थे भैया, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया गया भैया, रिपील कर दिया गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी के डिलीट कर दिया गया। किसने डिलीट किया भैया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने डिलीट कर दिया। अब ये अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 में क्या है भैया, लीगल राइट है। क्या है भैया, लीगल राइट। इसके लिए भी कंट्रोवर्सी हुई थी भैया, आगे चल के है, बहुत अच्छा है वो पोर्शन, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये कर सकती है, ठीक है। अब देखो भाई नॉट एब्सोल्यूट नॉट सैक्रोसेंट, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट सैक्रोसेंट। नॉट एब्सोल्यूट यानी क्या होता है भैया कि उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। जैसे मान लो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब आप निकल रहे हो और भाई रोज घर से और बस स्टेशन पे जाके यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं उनको गालियाँ दे रहे हो, ठीक है। तो ये पब्लिक मोरालिटी के लिए क्या है भैया, हार्मफुल है, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो नॉट एब्सोल्यूट का मीनिंग यही होता है कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। नॉट सैक्रोसेंट का मीनिंग ये होता है भाई कर्टेल और रिपील की जा सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया था भाई, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सैक्रोसेंट अगर होते तो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म नहीं होता था, ठीक है। सैक्रोसेंट नहीं है इसलिए आई एम सॉरी सैक्रोसेंट नहीं, इसलिए उसे कर्टेल और रिपील किया जा सकता है। ये बात आपको यहाँ पे समझ के लेनी होगी। समझ में आ गया भैया। नॉट सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है कि कर्टेल और रिपील किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। नॉट एब्सोल्यूट यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लग सकते हैं। देखो रीजनेबल कहा है, क्या है, रीजनेबल। रीजनेबल एक कीवर्ड है भाई, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके लग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रिपील कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, पता है ना, इमरजेंसी के दौरान
अगर इमरजेंसी रहती है कि आपके राइट्स क्या हो जाते हैं भैया, सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। सस्पेंड और रिपील में फ़र्क है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता, ये पता चलेगा आपको जैसे हम फर्दर एडवांस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या भैया, जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। जस्टिशिएबल इन नेचर यानी क्या होता है भैया, अगर आपके राइट्स वायलेट होता है या फिर आपको लगता है कि आपके कुछ राइट्स वायलेट हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है भैया, रिट इशू कर सकता है कि बोल सकता है कि ये राइट्स वायलेट हुए भाई, इन्हें क्या करो, आप इम्प्लीमेंट करो या फिर से एनफोर्स करो, ठीक है। तो एग्री पर्सन जो भी है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है ना, जस्टिशिएबल इन नेचर वाला, ये आपको आगे चल के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट करके दिया गया है, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी क्या है भैया, ऐसे मान लो कि स्टेट की ड्यूटीज है, क्या भैया, स्टेट की ड्यूटीज है, ठीक है। तो भैया स्टेट को ये करना है, ऐसे जैसे कि पार्ट 4 में आता है, ठीक है। ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या करता है, प्रमोट करता है। अब सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब आपको समझ देंगे, ठीक है। इसके साथ क्लासिफिकेशन इसका है भाई, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। तो बेसिकली सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म की क्या बोलते हैं, फिलोसफी, ठीक है। गांधीयन तो गांधीयन फिलोसफी, लिबरल इंटेलेक्चुअल तो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्टेट के लिए काम करते हैं बेसिकली। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है भैया, इंडिविजुअलिस्टिक है, वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट के लिए वही डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल यानी अगर डीपीएसपी अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये इम्प्लीमेंट करके यानी वायलेट हुआ है, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। आप जा सकते हो क्या भाई कोर्ट में कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया है, उनको बोलो लागू करने के लिए, नहीं जा सकते क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है और नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। ये कैसे भैया कि ये डीपीएसपी में इसलिए डाले है कि उस वक्त इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट है जो मॉरली ऑब्लिगेटेड है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है, ये मॉरली ऑब्लिगेटेड है। हाँ, इनके पीछे का फोर्स जो रहता है वो पॉलिटिकल रहता है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स गेन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे तो भाई हाँ चलो अच्छा है, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो चलो भाई हाँ अच्छा है, तो इस बेसिस पे क्या करेंगे भाई, वोट देंगे लोग, ठीक है। नहीं, मॉरल ऑब्लिगेशंस भी है भाई, ठीक है, कि लागू करना पड़ेगा। मॉरल ऑब्लिगेशन इन द सेंस हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेट कुछ लॉ अगर लाता है तो उसको डीपीएसपी के जो एलिमेंट्स है उसको कंसिडर करके वो लाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो चलो भाई, तो क्या है डीपीएसपी, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिक्लेयर किया है कि दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल नेचर, फंडामेंट सॉरी, दिस प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, ठीक है। तो ये क्या है भाई, फंडामेंटल्स है प्रिंसिपल में गवर्नेंस के, ठीक है। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि कोई भी लॉ बनाते वक्त इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना, ठीक है। जैसे वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये आपको जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि भैया डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी क्या नहीं है। तो बेसिकली मॉरल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिक्लेयर करा है कि दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है भाई, कंट्री के गवर्नेंस के फंडामेंटल है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, एंड ये स्टेट की ड्यूटी है कि ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए लॉज बनाते वक्त, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल इतना ध्यान में रखना। और मिनरवा मिल केस हुई थी भैया 1980 में, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन तो बता ही दिया है, लेकिन उसके पीछे का फोर्स को यार रहता है भाई, पॉलिटिकल रहता है। जैसे कि पब्लिक ओपिनियन जैसे मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही नहीं लाना है पब्लिक का, ठीक है, लेकिन फोर्स क्या है भाई, पॉलिटिकल है। वही कहता है कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन 90% पीपल्स को, जनता है उसको नहीं लाना है, तो वो वही डूब जाएगा पॉलिटिक्स में, ठीक है, वो चुन के नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये मिनर्वा मिल केस हुई थी 1980 में, इसमें इसमें कहा गया था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाउंडेड है ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। ये स्टेटमेंट जैसे कि तैसे आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन में, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की। मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा गया था कि भाई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है वो एक बेडरॉक पे बना है, वो है बेडरॉक फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है,
सोशियो इकोनॉमिक या फिर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, जस्टिशिएबल है। पार्ट 4 में दिए गए हैं और नॉन जस्टिशिएबल है। फंडामेंटल राइट भी इंडिविजुअलिस्टिक रहते हैं, ये वेलफेयर के स्टेट के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक इंसान के बारे में सोच के नहीं, तो पूरे सोसाइटी के बारे में सोच के इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो हम अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कतें आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको MCQs भी मिल जाएंगे। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड डे।